नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर (SOA) सर्टिफिकेट बटा पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जल संचयन और प्रबंधन में सर्टिफिकेट CWHMONR 001 जल संचयन का परिचय खंड 1 मौलिक अवधारणाएं इकाई 1 जल संसाधन 1.0 उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप जल के बहुमूल्य संसाधन के महत्व को बता पाएंगे, स्वच्छ एवं मीठे जल की मात्रा और स्रोतों की पहचान कर पाएंगे, भारत में सिंचाई विकास के विभिन्न तथ्यों को बता सकेंगे। आपको विभिन्न क्षेत्रों में जल के उपयोग और मांग की जानकारी प्राप्त होगी और सतही जल और भूजल दोनों की प्रदूषण समस्या के कारणों का पता लगा सकेंगे। 1.1 प्रस्तावना। अंग्रेज कवि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपनी प्रसिद्ध कविता द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर ने विस्मय की अभिव्यक्ति के तौर पर निम्न पंक्तियां लिखी थी। वाटर वाटर एवरीव्हेयर एंड ऑल द बोर्ड्स डिड शिंक, वाटर वाटर एवरीव्हेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक डॉट। अर्थात सब तरफ पानी ही पानी है और सब कुछ डूब रहा है, लेकिन सब तरफ पानी होने के बाद भी पीने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कोलरिज एक नाविक के अनुभवों और पीड़ा के साथ घर लौटे थे और उन्होंने स्वच्छ एवं मीठे जल संसाधन के महत्व को समझा था। अब यदि आप खंड प्रस्तावना के पहले 2 अनुच्छेदों को पुनः पढ़ें तो हमें उम्मीद है कि आप जल के उपलब्ध स्रोतों के उचित प्रबंधन की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील हो जाएंगे। यह वास्तव में गंभीर महत्व का विषय है कि भारत में विश्व की 16% जनसंख्या की पूर्ति के लिए स्वच्छ एवं मीठे जल का सिर्फ 4% भाग है। सिंचाई को प्राचीन काल से ही काफी महत्व दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से सतही जल और भूजल दोनों संसाधनों की सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। इनके बावजूद देश के काफी क्षेत्र वर्षा पर निर्भर हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इस प्राकृतिक संसाधन का उचित तरीके से उपयोग किया जाए जिससे जल की बढ़ती मांग को पूरा किया जा सके। अतिरिक्त वर्षा जल का संचयन, संरक्षण और उपयोग इस प्रकार करना चाहिए कि जल संसाधनों को बढ़ावा मिले। उर्वरकों, कीड़े मारने वाले रासायनिक पदार्थ और औद्योगिक तथा मानव अपशिष्ट विसर्जन के कारण होने वाला जल प्रदूषण सतही जल और भूजल की गुणवत्ता के लिए गंभीर खतरा बन रहा है, जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। इस इकाई में हम प्राकृतिक जल संसाधन और उसके उचित प्रबंधन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अगली इकाई में वर्षाजल संचयन के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को भी बताया जाएगा, जिसमें जल के उचित उपयोग के लिए विभिन्न वैधानिक उपाय सम्मिलित हैं। 1.2 जल एक संसाधन के रूप में आपने गांव अथवा शहरी क्षेत्र में नलकूप, ट्यूबवेल बटा हैंडपंप के सामने पानी भरने के लिए रखे बर्तनों की लंबी कतारों को देखा होगा। आप लोगों की उस प्रतिक्रिया से भी परिचित होंगे जो मीडिया से नगरपालिका द्वारा किसी मरम्मत कार्य के कारण पानी की आपूर्ति न कर पाने की घोषणा पर होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि सबसे बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों में से एक जल पृथ्वी पर जीवन संभव बनाता है। जीवों की प्रत्येक कोशिका बटा ऊतक में 60-90% जल होता है। जल की आवश्यकता पीने, सिंचाई, जलविद्युत उत्पादन, उद्योग, नौसंचालन, पारिस्थितिक और मनोरंजन के कार्यकलापों के लिए होती है। क्या आप जानते हैं कि भारत में औसत वार्षिक जल संसाधन क्षमता 1869 बिलियन घन मीटर (BCM) है? जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार 2000। उपयोग योग्य जल संसाधन क्षमता 1123 BCM में अन्य स्रोतों के अतिरिक्त 690 BCM सतह जल और 396 BCM भूजल सम्मिलित हैं। लेकिन देश के विभिन्न भागों में वार्षिक जल उपलब्धता अत्यधिक परिवर्ती और अनियत हैं। यह असमान और अनियत वर्षा, जलभरा उपलब्धता और परिवर्ती जनसंख्या घनत्व के कारण है।
असम में ब्रह्मपुत्र के बेसिन में जहां वर्षा बहुत अधिक होती है, यह 14,057 घन मीटर तक, और गुजरात के साबरमती के बेसिन में यह कम वर्षा के कारण 307 घन मीटर तक है। प्रति व्यक्ति उपलब्ध जल के संदर्भ में न्यूनतम सीमा को परिभाषित करना अधिक जटिल है। प्रति व्यक्ति वार्षिक जल उपलब्धता राष्ट्रीय स्तर पर 1951 में 5,200 घन मीटर से घटकर 2001 में 1,820 घन मीटर हो गई है, जिससे भारत 1,700 घन मीटर की न्यूनतम सीमा के काफी करीब आ गया है और इसे विश्व का जल की कमी वाला क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है। जब प्रति व्यक्ति नवीकरणीय स्वच्छ एवं मीठे जल की उपलब्धता 1,700 घन मीटर से कम होती है, तो आवर्ती या नियमित जल तनाव होता है। अनुमानित वार्षिक प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 2025 और 2050 में क्रमशः 1,340 घन मीटर और 1,140 घन मीटर हो जाने की संभावना है, जो 1,000 घन मीटर की सीमा के काफी निकट है। इस स्तर पर जल की कमी आर्थिक विकास और मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करने लगती है। आप शायद जानते होंगे कि जैसलमेर, बीकानेर और राजस्थान के अन्य शुष्क क्षेत्रों में अत्यधिक शुष्क स्थितियों के कारण जल पीने के लिए भी उपलब्ध नहीं है। गर्मियों में अनेक लोग खानाबदोशों की तरह जीवनयापन करते हुए अपने पशुओं, गाय, ऊंट, खच्चर, गधों, भेड़, बकरी आदि के साथ मुख्य रूप से पानी और चारे की तलाश में हरियाणा और पंजाब के निकटवर्ती राज्यों में चले जाते हैं। हरियाणा के भिवानी जिले में लिफ्ट सिंचाई के क्रियान्वयन के पहले पीने के लिए भी पेयजल उपलब्ध नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि सिंचित क्षेत्रों में अधिकांश मुकदमे जल से जुड़े विवादों के कारण होते हैं। जल आवंटन पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विवादों से भी न्यायालय के बहुमूल्य समय की हानि होती है। आपने देखा होगा कि सभ्यताएं नदियों के तटों और समुद्रतटों पर विकसित और पल्लवित हुई हैं क्योंकि वहां जल उपलब्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता अथवा नील नदी के तट की सभ्यता इस कथन के प्रमाण हैं। हमारे अधिकांश बड़े शहर दिल्ली, मथुरा, लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई आदि नदियों या जलाशयों के निकट स्थित हैं। लेकिन निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में पेयजल की कमी हो गई है। क्या आपने इसके किसी संभावित कारणों पर विचार किया है, अब जब आपने बोध प्रश्न 1 का उत्तर दे दिया है? क्या आप ये जानते हैं कि अच्छी गुणवत्ता के जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है? अच्छी गुणवत्ता के जल की उपलब्धता भारत के बाहरी क्षेत्रों, विशेष रूप से बड़े शहरों में गंभीर समस्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। स्वतंत्रता के 6 दशक बीत जाने के बाद भी लगभग 50% जनसंख्या को अच्छी गुणवत्ता के पेयजल उपलब्ध नहीं है। बड़ी संख्या में लोगों के बड़े बांधों के परिसीमन क्षेत्रों के बाहर विस्थापन से पुनर्वास और व्यवस्थापन की समस्याएं हो गई हैं। साथ ही बड़े धन निवेश और विशाल क्षेत्रों की हानि और अन्य संबद्ध समस्याओं ने प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं को अव्यावहारिक बना दिया है। इसलिए सिंचाई की क्षमता को बढ़ाने के लिए लघु सिंचाई परियोजनाओं पर केंद्रित करने की आवश्यकता है। 1.3 स्वच्छ एवं मीठे जल के स्रोत, जैसा कि अनुभाग 1.2 में बताया गया है, जल के मुख्यतः 2 स्रोत हैं, सतह जल और भूजल। महासागर, नदियां, झीलें, तालाब और झरने आदि सतह जल के मुख्य स्रोत हैं, जबकि भूजल मुख्य रूप से भूमिगत जलभरों से ट्यूबवेल, नलकूपों और खुले कुओं द्वारा प्राप्त किया जाता है। पृथ्वी पर कुल जल का लगभग 3%, 37.5 मिलियन घन किलोमीटर स्वच्छ एवं मीठा जल है, जबकि महासागरों में लगभग 97% खारा जल उपलब्ध है। केवल 1% स्वच्छ एवं मीठा जल तालों, नदियों और झरनों आदि में उपलब्ध है।
स्वच्छ एवं मीठे जल का 22% भूजल के रूप में उपलब्ध है, जिसमें से 11% भूसतह से 800 मीटर तक और 11% भूमि की सतह से 800 मीटर से भी नीचे उपलब्ध है। 77% स्वच्छ एवं मीठे जल हिमनदी और हिमशिखरों में पाया जाता है। भारत में औसत रूप से एक वर्ष में 1100 मिमी अथवा 4000 घन किलोमीटर से अधिक वर्षा होती है। देश में कुल नदी प्रवाह लगभग 1953 घन किलोमीटर है। नवीकरणीय भूजल संसाधन का आकलन लगभग 432 घन किलोमीटर है। जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण देश के विभिन्न भागों में बार बार से बाढ़ें आती हैं और सूखा पड़ता है। इस प्राकृतिक संसाधन का अतिदोहन होने से जल स्तर तेजी से गिरा है और उसकी गुणवत्ता में कमी आई है, जैसा कि पहले बताया गया है। भारत में विश्व के स्वच्छ एवं मीठे जल का सिर्फ 4% भाग है, जो विश्व की जनसंख्या के 16% भाग की पूर्ति कर रहा है। भारत सरकार ने स्वच्छ एवं मीठे जल के उचित उपयोग पर काफी जोर दिया है। 1.4 भारत में सिंचाई विकास। क्या आप जानते हैं, जब महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर ने बीरभूम जिले के बोलपुर में शांतिनिकेतन के निर्माण के लिए जमीन खरीदी थी, तो उन्होंने अपने सबसे छोटे बेटे रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर को उस संपत्ति के प्रबंध के लिए भेजा था। टैगोर का मुख्य सरोकार उस बंजर भूमि में नहर के द्वारा अजय नदी का पानी लाना था, और जब ऐसा हो गया तो वह इतने रोमांचित हो गए कि उन्होंने एक गीत की रचना की, जिसका अर्थ यह था कि जिस जल को माँ धरती अपने भीतर रखती है, वह स्वयं उसके लिए भी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। हमें उसके लिए प्रयास करने चाहिए। सिंचाई इस दिशा में एक प्रयास है। सिंचाई का सदैव कृषि के समग्र विकास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास के विभिन्न कालों में शासकों ने सिंचाई की स्वदेशी विधियों को विकसित करने को बहुत अधिक प्राथमिकता दी है। सिंचाई के उपयोग के अनेक संदर्भ प्राचीन साहित्य में उपलब्ध हैं। 4000 बीसी में सिंचाई के तरीकों को किसानों द्वारा उचित रूप से अपनाया जाता था। पश्चिमी यमुना नहर, जो ताजेवाला हेड, यमुनानगर और पुआंटा साहिब के बीच से जल लाती है, का निर्माण 1325 से 1388 में किया गया था। इस नहर ने हरियाणा में सिंचाई के विकास में काफी योगदान दिया है और इसका 1556 से 1605 में पुनर्निर्माण कराया गया था। 16वीं शताब्दी में अनेक नहरों का निर्माण हुआ। इनमें से प्रमुख ऊपरी बारी दोआब नहर है। 18वीं शताब्दी में पूर्वी यमुना नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश के बड़े क्षेत्रों की सिंचाई के लिए किया गया। ब्रिटिश शासन के काल में 1846 में गोदावरी डेल्टा और 1851 में कृष्णा डेल्टा को विकसित किया गया था। अविभाजित भारत में सिंचाई की क्षमता 1951 तक लगभग 22.6 मिलियन हेक्टेयर थी। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं जैसे भांगड़ा नांगल, गंडक, हीराकुंड, नागार्जुन सागर, चंबल, कोसी, दामोदर, सरदार सरोवर आदि के द्वारा सिंचाई क्षमता को बढ़ाने के लिए काफी जोर दिया गया। भूजल क्षमता को बढ़ाने के लिए भी काफी प्रयास किए गए। इसके साथ ही टंकियों द्वारा सिंचाई ने भी दक्षिण भारत में सिंचाई जल की आपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब हम आपको विभिन्न योजना अवधियों में सिंचाई क्षमता से संबंधित कार्यकलापों से परिचित कराएंगे। इससे आपको सिंचाई क्षमता के संदर्भ में योजना आयोग द्वारा किए गए उपायों का पता चलेगा। सारणी 1.1 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सतह और भूजल क्षमताओं के विकास को दर्शाती है। 11वीं योजना 2012 के अंत तक लगभग 119 मिलियन हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा होने की उम्मीद है। इसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। यह अनुभव किया गया है कि प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में व्यापक निर्माण लागत, उत्पादक भूमि के बड़े क्षेत्रों की हानि और बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों का पुनर्वास बटा व्यवस्थापन सम्मिलित होता है।
अतः लघु सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य करना उचित होगा जो अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्रों के लिए हो जिन्हें किसान संस्थाओं द्वारा प्रबंधित किया जा सके। सारणी 1.1 विभिन्न योजना अवधियों के काल में निर्मित और उपयोग की गई संचित विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। 1 अप्रैल 2001 सिंचाई में भूजल की भूमिका। भूजल सिंचाई और घरेलू उपयोग दोनों में प्रमुख भूमिका निभाता है। इसे कृषि उत्पादन के स्थिरीकरण के लिए निश्चित सिंचाई प्रदान करने वाला माना जाता है। सूखे के समय सतही जलाशयों में जल की गंभीर कमी के कारण भूजल सिंचाई के लिए जल प्रदान करता है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत बड़ी संख्या में कुओं बटा नलकूपों ट्यूबवेल को सक्रिय करके भूजल के उपयोग पर काफी जोर दिया गया है। नलकूपों ट्यूबवेल को सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में संस्थापित किया गया है। कुल सिंचाई का लगभग 58% सिर्फ भूजल पूरा किया जाता है। भूजल सिंचाई के अन्य स्रोतों की तुलना में जल की आपूर्ति पर अधिक नियंत्रण प्रदान करता है। भूजल की समय से उपलब्धता, अधिक सिंचाई क्षमता, जल की बचत और अधिक फसल उत्पादन में सहायक होती है। इसके परिणामस्वरूप भूजल से सिंचाई उर्वरकों, कीड़े मारने वाले रसायन और उच्च उत्पादक फसल के किस्मों में पूरक निवेश को बढ़ावा देती है, जिससे अधिक उत्पादन होता है। भूजल वर्तमान में देश की सिंचित भूमि के लगभग 60% भाग की सतही सिंचाई द्वारा 21 मी हेक्टेयर की तुलना में 27 मी हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई करता है। भारत में भूजल के उपयोग को 1970 के दशक से गति मिली है। 1970 से 1994 के काल में भारत में भूजल सिंचित क्षेत्र 105% बढ़ गया, जबकि सतह जल से सिंचाई विशेष रूप से उत्तरी भारत में सिर्फ 28% थी। कुओं की संख्या 1960 में 1,10,00,000 से बढ़कर वर्ष 2000 से 19 मिलियन 1.9 करोड़ से अधिक हो गई। 1 अप्रैल 2002 सिंचाई में टंकियों की भूमिका। देश में 1993 से 94 में लगभग 1.6 मिलियन 16 लाख टंकियां थीं। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में टंकियां अधिक है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में टंकी सिंचाई प्रणाली की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अनेक परियोजना चालू की गई है। उपयुक्त स्थानों पर टंकियों की संख्या को पर्याप्त रूप से बढ़ाने की काफी संभावना है। लगभग 80% छोटी टंकियां हैं, जिनकी क्षमता 3.5x 10 घन मीटर से 9x 10 घन मीटर है। टंकियों की क्षमता कर्नाटक में 20x 10 घन मीटर और महाराष्ट्र में 140x 10 घन मीटर तक है। 1 अप्रैल 2003 सिंचाई तीव्रता और दक्षता। सिंचाई की प्रबलता वर्ष में किसी दिए गए निर्गम आउटलेट से वास्तविक सिंचित क्षेत्र और कृषि योग्य क्षेत्र का अनुपात होती है। सिंचाई की क्षमता का अर्थ फसलों द्वारा उपयोग की गई वास्तविक जल की मात्रा और दिए गए स्रोत से दी गई जल की मात्रा का अनुपात है। भारत में सिंचाई प्रबलता सिर्फ 135% है, जिसे काफी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही कम सिंचाई क्षमता 35 से 40% भी गंभीर सरोकार का विषय है, जिसे सिंचाई का पूरा लाभ प्राप्त करने के लिए काफी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। ट्यूबवेल बटा नलकूप से की जाने वाली सिंचाई की सिंचाई दक्षता नहर की अपेक्षा काफी अधिक होती है। भारत में वार्षिक सिंचित क्षेत्र 132 मी हेक्टेयर है, जिसमें से एक ऋतु में सिर्फ 100 मी हेक्टेयर सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है। खेत पर जल प्रबंधन के तरीके जैसे भूमि का समतलन, सिंचाई का समय एवं मात्रा निश्चित करना, मृदा के प्रकार, फसल, सिंचाई के स्रोत और जलवायु के आधार पर सिंचाई की विधि और सतही जल और भूजल का संयुक्त उपयोग अधिक सिंचाई दक्षता को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह सिंचाई के क्षेत्र के विस्तार में सहायक होगा, जिसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन होगा। अब जब आपने भूजल और टंकी से सिंचाई की भूमिका के विषय में पढ़ लिया है,
तो हम जल के उपयोग और मांग के पहलुओं के विषय में पढ़ते हैं। 1.5 उपयोग और मांग। सिंचाई सेक्टर कुल उपलब्ध जल संसाधनों का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। सतह और भूजल दोनों का उचित उपयोग करना चाहिए, जिससे सिंचाई के अंतर्गत प्रभावी क्षेत्र को बढ़ाया जा सके। चलिए हम सारणी 1.2 में दिए गए अनुसार विभिन्न क्षेत्रों की जल की आवश्यकता पर नजर डालते हैं। सारणी 1.2 विभिन्न क्षेत्रों के लिए जल की आवश्यकता BCM विवरण के लिए स्क्रीन को देखें। सिंचाई के लिए जल का भाग 2000 में 85% से घटकर 2050 में 74% होने की उम्मीद है, जैसा कि सारणी 1.2 में दिखाया गया है। औद्योगिक जल उपयोग के लिए वर्तमान अनुमानित जल मांग की आवश्यकता लगभग 12 बिलियन घन मीटर BCM है, जिसके 2050 तक 5 गुना हो जाने की संभावना है। घरेलू उपयोग के लिए वर्तमान जल की मांग बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण भविष्य में तेजी से बढ़ेगी। जल का पुनःचक्रण और पुनः उपयोग जल की मांग और आपूर्ति की स्थिति को सुधार सकता है। 1.6 जल प्रदूषण सतही और अधःस्थल सभी प्रकार के प्रदूषण न सिर्फ देश के लिए प्रमुख बल्कि एक विश्वव्यापी समस्या हो गए हैं। वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण पर्यावरण के लिए और इस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। यहाँ सिर्फ जल प्रदूषण के विषय में बताया गया है। जल प्रदूषण दो प्रकार होते हैं, सतही और अधःस्थल। सतह जल प्रदूषण सतही जल भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रदूषकों से प्रदूषित होता है। निलंबित सामग्री भौतिक प्रदूषकों में से एक है जो जल को प्रदूषित करती है। नदियां देश की जीवन रेखा हैं और इसलिए उन्हें प्रदूषण मुक्त रखना चाहिए। दुर्भाग्य से अधिकांश नदियां बड़ी मात्रा में मानव, पशु और अनुपचारित औद्योगिक तथा अन्य अपशिष्टों के नियमित रूप से निर्मुक्त होने के कारण प्रदूषित हो रही है। कागज, खाद्य संसाधन, विद्युत लेपन, चर्मशोधन और धातु आधारित उद्योग प्रदूषण की समस्या को अत्यधिक बढ़ा रहे हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट झीलों, खुली टंकियों और अन्य जलाशयों के जल की गुणवत्ता के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहे हैं। ऐसे जल से निकलने वाली गैसीय अमोनिया के साथ ही अधिक pH जलीय जीव जंतु यानी मछली के उचित विकास को बाधित कर रहा है। आप अब निम्नलिखित कार्यकलाप कर सकते हैं। कार्यकलाप का अपने नगर के नजदीक स्थित किसी नदी पर जाइए और नदी में विभिन्न स्थानों पर जल के रंग को देखिए। आपने क्या देखा? मूर्तियों के विसर्जन अथवा छठ पूजा के काल में नदी किनारे जाइए और अपने प्रेक्षणों को संक्षेप में लिखिए। अधःस्थल जल प्रदूषण। कृषि रसायनों जैसे उर्वरकों, पीड़कनाशियों, खरपतवारनाशियों का उपयोग भूजल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। ये रसायन मृदा में उपयोग किए जाने पर वर्षा अथवा सिंचाई जल के साथ रिसकर अंदर चले जाते हैं। उद्योगों और शहरी सीवरेज से बहिस्त्रावों का अत्यधिक उपयोग ऑक्सीजन की मात्रा में कमी के कारण समस्या को और अधिक बढ़ा देता है। इसी प्रकार भूजल में अत्यधिक मात्रा में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन लौह तत्व की अनुमत सीमा से अधिक में उपस्थिति जल को पीने के लिए अयोग्य कर देती है। धुलाई के लिए अत्यधिक मात्रा में कृत्रिम अपमार्जकों, अत्यधिक साफ करने वाले द्रव्य डिटर्जेंट का उपयोग झाग उत्पन्न करता है और जल को प्रदूषित करता है। कार्बनिक पदार्थों युक्त अपशिष्ट अत्यधिक नाइट्रेट अथवा शैवालों और जीवाणुओं की वृद्धि करते हैं, जिससे पुनर्भरण के दौरान निस्यंदन सतह अवरुद्ध हो जाती है। जनसंख्या में तेजी से वृद्धि और औद्योगीकरण भूजल उपलब्धता के लिए गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। आत्म संपोषित भूजल संसाधनों को नियंत्रित करना अत्यधिक आवश्यक है। प्रदूषण का उपचार विभिन्न प्रदूषकों को पृथक रूप से उपचारित किया जाता है। भौतिक प्रक्रिया निलंबित सामग्री से संबंधित हैं, जिसके द्वारा भौतिक प्रकृति के प्रदूषकों को आसानी से निकाला जा सकता है। कुछ प्रदूषक नीचे बैठ जाते हैं, जबकि अन्य ऊपर तैरते रहते हैं।
जब छोटे कण एक साथ चिपककर बड़े कण बनाते हैं जो अधिक तेजी से नीचे बैठ जाते हैं, तो यांत्रिक विक्षोभन भी किया जाता है। बालू के माध्यम से निस्यंदन स्वच्छ जल प्राप्त करने में सहायक होता है। प्राथमिक उपचार, यह पहली प्रक्रिया है जिसमें बड़े और कठोर ठोस निकाले जाते हैं। ग्राइंडर कचरे और घासफूस को काट और पीस देता है। बार स्क्रीन छलनी बड़े प्रदूषण कणों को छान देती है। ग्रिड चैनल भारी सामग्री जैसे बड़ी बजरी, पत्थर आदि को निकालते हैं। प्राथमिक निथार टंकी आयताकार या गोलाकार टंकियों में कार्बनिक सामग्री नीचे बैठ जाती है। हल्की सामग्री को सतह पर से छान लिया जाता है। तली में एक स्क्रेपर भी दिया जाता है जो नीचे बैठ गए आपंक स्लज को एकत्रित करके उसे आगे गड्ढे में भेजता है। द्वितीयक उपचार में सूक्ष्मजीवों की जैविक गतिविधि के लिए पर्याप्त वायु प्रवाहित की जाती है। कम घातक सामग्री का ऑक्सीकृत उत्पाद बनता है जिसे निकाला जा सकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस का निष्कासन। नाइट्रोजन मुख्य रूप से घरेलू अपशिष्ट जल में पाई जाती हैं जो जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसका उपयोग पौधों के पोषण के लिए किया जाता है। फास्फोरस को आयरन या एल्यूमिनियम यौगिकों जैसे फेरिक क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ रासायनिक अवक्षेपण द्वारा निकाला जा सकता है। विसंक्रमण रोगजनक जीवाणुओं को क्लोरीन या ओजोन द्वारा विसंक्रमित किया जा सकता है। क्लोरीन भी जलीय जीवों के लिए विषाक्त होती है। सोडियम सल्फाइड और सोडियम बाइसल्फाइड को वांछित मात्रा में मिलाना इस समस्या को सुलझाने में सहायक होता है। 1.7 सारांश, सतही जल और भूजल की उपलब्धता विश्व में सामान्य रूप से और भारत में विशेष रूप से अत्यधिक सीमित है। प्राचीन काल में भी सिंचाई को उचित महत्व दिया जाता था, जिसके परिणामस्वरूप यह सुविकसित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में भारी कीमत पर बड़ी, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं को चालू करके सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास किए गए हैं। इसके फलस्वरूप खाद्य उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है, जिससे देश आत्मनिर्भर हो गया है। निरंतर बढ़ती जनसंख्या के कारण भविष्य में सिंचाई, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए जल की अनुमानित आवश्यकता के लिए उपलब्ध जल संसाधनों की काफी कमी हो जाएगी। इसलिए यह अत्यधिक आवश्यक है कि उपलब्ध सतही जल और भूजल संसाधनों का इष्टतम उपयोग किया जाए और वर्षाजल प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाए। देश की अधिकांश नदियों और भूजल में जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, जिससे पर्यावरण को स्वच्छ और स्वस्थ रखा जा सके। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ।